नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोजपा रामविलास को 29 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीट। महागठबंधन में अभी नहीं बनी बात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म मामले पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान। कहा, रात में बाहर ना निकलें लड़कियां। भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान को बताया असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय। ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताने वाले चिदंबरम की टिप्पणी से सियासी घमासान। खुद कांग्रेस ने चिदंबरम पर उठाए सवाल। भाजपा ने कहा, चिदंबरम ने कांग्रेस के झूठ का किया पर्दाफाश। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान बातचीत के मसले को हल करे, नहीं तो अफगानिस्तान के पास अन्य तरीके। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में तीसरे दिन का खेल खत्म। फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर बनाए 173 रन। भारत से अब भी 97 रन पीछे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है और इस बीच एनडीए ने एक बार फिर विपक्ष पर बढ़त बना ली है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जहां सब कुछ तय हो चुका है, वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान और नाराजगी का दौर जारी है। बीजेपी और जेडीयू चुनावी मैदान में बराबर की साझेदारी में उतर रही है, जबकि लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को भी बराबर की हिस्सेदारी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में तस्वीर अब भी धुंधली है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है, पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी सियासी समीकरण और बयानबाजी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार चुनाव के मैदान में एनडीए ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक भाजपा और जदयू 101 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास 29 सीट और जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, पर तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। राजद कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार और सिटिंग सीटों के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की नजर कांग्रेस की कुछ मौजूदा सीटों पर भी है, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। महागठबंधन में लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल में दिख रहा है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी, जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र किया गया था। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम के इस कदम से विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने के बावजूद महागठबंधन में सीटों का समीकरण अब तक अधर में लटका हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाता सजग हैं।
वे चाय की चुस्की के साथ विधायकों का मूल्यांकन कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चाएं जोरों पर हैं, जहां विधायक और सरकार को लेकर मशवरे भी हो रहे हैं। आरा के बड़हरा विधानसभा की एक छोटी सी चाय की दुकान पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक पहुंचे और बिहार की चुनावी सरगर्मी पर वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से खास बातचीत की। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और बिहार में अगर आप राजनीति का नब्ज टटोलना चाहते हैं तो वहाँ की चाय की दुकानों में जाकर देखिए और उनके वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं किस तरीके से परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। आप यहाँ पर अगर बिहार में लोगों से बात करेंगे, अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तो कौन डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या हैरिस जीतेगी, ये भी आपको बताएंगे यहाँ बिहार के लोग। तो हम अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से हमारी गुफ्तगू इनसे हुई थी। सर यह बताइए कि यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लड़ाई कैसी है? लड़ाई बहुत जोरम जोड़ की है, महागठबंधन और एनडीए की। कैसे मानते कि ये लड़ाई जोरदार? हाँ, लोगों की चर्चा से मानते हैं और लोगों में भावना जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से आम आदमी को भी महसूस हो रहा है कि लड़ाई जो है वो कसम कस की होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हर घर के हर एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं सर, संभव तो नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसके अनुसार वोट नहीं मिलेगा उनको। उसके लिए मैं यहाँ टक्कर बहुत है। जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे क्या लगता है कि महिलाओं का वोट एकमुश्त एनडीए को जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैसा उनके हिसाब से तो नहीं जाएगा। यहाँ तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा में सबसे अहम रोल है वो सरकार कर रही है जो भी है, और मुझे लगता है कि किसी की बहुमत नहीं आएगी, मिली-जुली सरकार इस बार बनने का उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? प्रशांत किशोर निम्न स्तर के रास्ते पर खड़े हैं। उनको लोगों में भावना जो जग रही है उनके प्रभाव में नहीं है, लेकिन हवा में है और उस तरह के लोग उनके साथ हैं जो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की पहचान जो हाशिए पर लोग खड़े हैं इस बिहार में, उनके बीच उनकी पहचान नहीं है और वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सर किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने, नीतीश कुमार बने, सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी बने? आप मतलब न्यूट्रल है, बोलिए कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री आपके नजर में? हम लोगों के चाहने की बात नहीं है, जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि हमारे बड़हरा की जो जनता है, जो चाय के नुक्कड़ पे लोग चाय पी रहे हैं, इनका कहना है कि बहुत लड़ाई जो बिहार विधानसभा के चुनाव की है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है और ये जनता पर निर्भर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सब फैसला 14 तारीख को निकलेगा जब परिणाम घोषित होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बड़हरा। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही है इसके साथ छिड़ी सियासत और संवेदनहीन बयानों का सिलसिला। दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो बयान खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसी बयान पर विपक्ष अब उन्हें घेर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ममता सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में फिर एक छात्रा दुष्कर्म का शिकार। ममता बनर्जी का बयान, रात में बाहर न निकले लड़कियां। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. ममता बनर्जी की नसीहत पर हो रही फजीहत। अगर महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठकर बोरखा पहन के बैठे रहे? 3 गिरफ्तार, लेकिन बंगाल में गूंज रहा है सवाल, आखिर क्यों है बंगाल की बेटियां असुरक्षित?
आइए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी पर राज्य की महिला मुख्यमंत्री का वो बयान। Especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. ये उस महिला मुख्यमंत्री का वक्तव्य है जो राज्य में लोगों को सुरक्षा देने का वादा करके सत्ता में आई थी। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार में हुई पुरानी घटनाओं की फिर से याद दिलाई। उन्होंने लिखा, पीड़ितों को दोषी ठहराने की उनकी शर्मनाक गाथा में ये एक और घिनौना प्रहार है। पार्क स्ट्रीट की फर्जी घटना से लेकर हंसखली के प्रेम प्रसंग के बिगड़े जाने, संदेश खाली के कुछ नहीं हुआ कहने, आरजी करके बलात्कार के लिए स्वतंत्र बातचीत को जिम्मेदार ठहराने और विरोध प्रदर्शनों पर हड्डियां तोड़ने की धमकियों तक उनकी विरासत स्पष्ट है। इनकार करो, ध्यान भटकाओ, डराओ। बंगाल की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, न कि विश्वासघात और चुप्पी का ये मजाक। ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं, वो महिला विरोधी हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है। वहीं ममता बनर्जी के संवेदनहीन बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी सरकार का ये एटीट्यूड है कि डेटा जो है, तथ्य जो है, उसको दबाना है, उसको हाइड करना है। मेडिकल रिपोर्ट जो है, रेप हुआ है कि नहीं, उसको भी हाइड करेंगे। यही तो है एगिए बांग्ला, ममता बनर्जी का एगिए बांग्ला। I appeal them to give immediate justice to the victim. Odia girl, she had gone to study medical and she is being raped. I am hearing it is gang raped. So I strongly condemn it as Congress President of Odisha. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब आपने देखा कि हमारा सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, वो लोग अभी जाके वहाँ पे रात में घुस के वहाँ पे मार के आए थे, अटैक करके आए थे। आज पश्चिम बंगाल में बोले रात में एक डॉक्टर लेडी बोल रहे कि मत निकलो। तो एक महिला मुख्यमंत्री इतने साल बाद पश्चिम बंगाल का क्या हाल किया, अभी उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। सवाल है कि माँ, माटी और मानुष की सियासत करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या बंगाल की कानून व्यवस्था फिसल चुकी है? और क्या ममता दीदी का संघर्ष बंगाल के असामाजिक तत्वों के आगे बेबस हो गया है? या फिर ये पीड़ितों को ही दोषी ठहराने और आरोपियों को बचाने की उनकी पुरानी रणनीति का दोहराव है? सियासत कुछ भी कहती हो, लेकिन बंगाल की बेटियां ये पूछ रही हैं कि एक महिला के राज में हम कब तक असुरक्षित रहेंगे? कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा की रेप के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा विजया रहेटकर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार ने मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता से मिली और जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। आयोग ने प्रशासन को जांच में तेजी और पारदर्शिता लाने के साथ 5 दिन के भीतर कार्रवाई
रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। एनसीडब्ल्यू ने रेप पीड़िता के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता की भी मांग की है। अध्यक्ष ने कहा है कि छात्रावास के नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को सशर्त नहीं माना जा सकता। हर महिला के लिए हर समय सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना पुलिस, प्रशासन, समाज और संस्थानों की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि पीड़िता को न्याय शीघ्र मिले। राजनीति में हर शब्द का अपना वजन होता है और कभी-कभी एक बयान ही पुरानी चोट को फिर से उघाड़ देता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती करार दिया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का संवेदनहीन राजनीतिक निर्णय बताया। वहीं सिख समुदाय और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक बयान, एक पुरानी भूल और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती। राजनीति की दुनिया में हर शब्द भारी पड़ता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के मुंबई हमलों पर दिए गए बयान के बाद ही कांग्रेस मुश्किल में थी, लेकिन अब पी चिदंबरम के शब्दों ने एक बार फिर राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। चिदंबरम ने साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया और इसे एक बड़ी गलती करार दिया। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने कहा कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। उन्होंने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। That was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. There was a way to retrieve and capture all the militants, but Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. पी चिदंबरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए गए बयान के बाद भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कांग्रेस का एक राजनीतिक निर्णय बताया। भाजपा ने कहा कि इस भूल का सीधा असर सिख समुदाय और पूरे देश पर पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार रुक सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑप्शंस थी। 1979 के अंदर भी सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया, जब कि पूरे हरमंदिर साहब की बिजली पानी काट दी और घेराबंदी कर ली थी, और जो अंदर लोग थे उनको बाहर आकर सरेंडर करना पड़ा था। मुझे याद है मैं वहाँ था और पेंटा नाम से एक आतंकवादी ने सरेंडर किया और बाहर आकर जहर खा लिया था। तो ऑप्शंस थी, परंतु सरकार उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। को सरकार के उस समय इंदिरा गांधी के दिमाग में चुनाव था दिमाग में, क्योंकि 1984 दिसंबर में चुनाव होना था। उनको लगता था कि मैं जो देश की सबसे बड़ी देशभक्त कौम है, जो सबसे अग्रसर देशभक्त कौम है, उसको मैं एंटी नेशनल प्रोजेक्ट कर दूं, उसको देशद्रोही प्रेजेंट कर कर मैं राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाकर चुनाव जीतूंगी। वहीं पी चिदंबरम के बयान के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। चिदंबरम साहब, आप एक बात तो सही बोल रहे हैं कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसको रोका भी जा सकता था, ये ठीक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से आप जो पहले से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें कल्ले दोषी नहीं है। कांग्रेस ने बार बार सिखों की भावनाओं को आहत किया है और कांग्रेस ने कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। आज भी हम देखते हैं कि राहुल गांधी कैसे जगदीश टाइटलर के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं हर जगह। अगर अपनी गलतियों से सीखा होता तो कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इन लोगों को बड़े बड़े पदों पे नहीं बिठाया होता, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाया होता, सांसद नहीं बनाया होता। चिदंबरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। चिदंबरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है
कि चिदम्बरम ने पार्टी की स्थिति को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञ इसे कांग्रेस के लिए एक संवेदनशील मोड़ बता रहे हैं। 1984 का वो पुराना दर्द और ऑपरेशन ब्लू स्टार का विवाद फिर से जाग उठा है और जनता के बीच गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर आरएसएस की शाखाओं के नाम पर संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की अपील की है। पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस मामले की तुरंत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। उन्होंने आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि उन्हें प्रतिबंध हटाना पड़ा। आरएसएस देश को मजबूत बनाने में लगातार योगदान दे रहा है। आरएसएस ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया, बल्कि लोगों को संस्कारित करने का काम किया है। ये पहले बार ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, बहुत बार प्रयास किया है, विफल भी हो चुका है। 3 बार बैन किया, क्या हुआ बाद में? बैन लिफ्ट करना पड़ा और संघ धीरे धीरे मजबूत होकर के राष्ट्र को मजबूत करने के लिए योगदान दे रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। गृह मंत्री कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। रक्षणा सचिव कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। आज हर क्षेत्र में संघ का स्वयंसेवक है। कौन बैन कर सकता है? संविधान हमको मौका दिया है। संविधान की वजह से संघ संगठन कर रहा है, संगठन करेंगे। और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह सोमवार को मिस्र में होने वाली गाजा शांति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा शांति वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के कारण प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब उनकी ओर से राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस वार्ता में भाग लेंगे। 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में यह वार्ता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी इस वार्ता में शामिल होंगे। शनिवार की आधी रात अफगान पाकिस्तान सीमा पर उफान, गोली, धमाका और बारूद की गूंज के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने और दर्जनों सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। वहीं भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर ISIS के आतंकियों को शरण दे रहा है और अफगानिस्तान इसे अपने और पूरी दुनिया के लिए खतरा मानता है। देखिए खास रिपोर्ट। शनिवार की रात अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बारूद की बारिश, आसमान गोलियों से थर्रा उठा, धरती धमाकों से कांप उठी। अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने, सीमा पर गोलियों और बारूद की आवाजों से आसमान गूंज उठा। आधी रात को शुरू हुई ये जंग मानो एक आग का तूफान थी, जहां हर तरफ धुआं, धमाके और दहशत का आलम था। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में तकरीबन 30 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तालिबान शासन के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि इस हमले में 9 अफगान सैनिक भी शहीद हुए और 16 अन्य घायल हुए, जबकि 20 पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान स्थित टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और कतर के अनुरोध पर आधी रात को सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। मुत्तकी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को शांति और अच्छे रिश्ते नहीं चाहिए तो अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान
अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। पहले तो मुज़ाकरा और मुफाहमत से सब के सब मुश्किलात हल करना चाहता है। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार है और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से उनकी सरहद पर नजर डाली तो वे पाकिस्तान को उसकी जमीन पर निर्णायक जवाब देंगे। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर काबुल और पूर्वी इलाके के एक बाजार पर बमबारी का भी आरोप लगाया। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह अपनी जमीन पर ISIS के आतंकियों को शरण दे रहा है। अफगानिस्तान ने इन आतंकियों को अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए उन्हें पाकिस्तान से निकालने या अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए कहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झड़प थी या आने वाले समय में पूरे क्षेत्र को हिला देने वाले युद्ध की आहट। अगर दोनों पक्ष तुरंत कूटनीतिक संवाद और संयम नहीं अपनाते तो यह मुसीबत जल्द बड़े संघर्ष का रूप धारण कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।